एक्सरसाइज नंबर 3.17। ओके, इसमें आपको क्या दे रखा है, व्हाट इज द कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ द रेजिस्टेंस में बी अलॉय मैग्नीशियम। ओके, तो अलॉय होगा तो अलॉय के में इसका जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। ठीक है, ओके, उसको आपको एक पूरे का पूरा का आपको एक टेबल दे रखा है। उस टेबल में आपके पास करंट की वैल्यू भी अवेलेबल है और पोटेंशियल की वैल्यू अवेलेबल है, तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो ओम्स लॉ का इक्वेशन आपको यूज करना है, बेसिक V इक्वल टू आई आर, इसमें से R इक्वल टू V अपॉन आई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले टेबल बना देता हूँ कि भाई करंट और वोल्टेज की टेबल। यहाँ पे मैं करंट की वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू और लास्ट में रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तीनों तीन मैं साथ में मैं लिख देता हूँ। ओके, तो पहले आपको करंट की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.2, और पोटेंशियल की वैल्यू आपको दे रखी है 3.94। सो दैट R इज इक्वल टू आपका इक्वेशन क्या आएगा, V अपॉन आई। तो 3.94 अपॉन 0.2 इज इक्वल टू इसका आंसर आता है 19.17 ओम। ख्याल आया, ऐसे आपको सभी का बनाना है। तो दूसरा क्या है 0.4 और पोटेंशियल की वैल्यू है 7.87 वोल्ट, ये सभी रीडिंग है। ठीक है, तो R इज इक्वल टू 7.87 अपॉन 0.4 इज इक्वल टू 19.67 ओम। ठीक है, ये आप कर सकते हो। यहाँ पे 70 आएगा, सॉरी, देखिए मैं यहाँ पे करके भी आपको बताता हूँ। तो भाई 3.94 डिवाइड बाई 0.2 कीजिए तो आपका आंसर 19.17 आती है। ठीक है, और उसका आंसर 19.67 आएगा। ओके, देन आफ्टर तीसरा रीडिंग आपका है 0.6 और 11.80 वोल्ट। सो दैट R इज इक्वल टू 11.8 अपॉन 0.6 इज इक्वल्स टू 19.67। और फोर्थ रीडिंग है आपकी 0.8, 15.70 वोल्ट। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू 15.70 अपॉन 0.8 इज इक्वल्स टू 19.62 ओम। देन आफ्टर 1 एम्पियर और पोटेंशियल आपको दे रखा है 90.70 वोल्ट। ओके, तो 90.70 अपॉन 1, सो दैट 90.70 ओम, दिस इज R। नेक्स्ट आपको 2 एम्पियर दे रखा है और पोटेंशियल आपको दे रखा है 39.4 वोल्ट। तो R इज इक्वल टू 39.4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 19.7 ओम। देन आफ्टर आपको 3 ओम दे रखा है, 3 एम्पियर आपको करंट दे रखा है और पोटेंशियल आपको 59.20 वोल्ट दे रखा है। तो R इज इक्वल टू 59.20 अपॉन 3 इज इक्वल टू 19.73 ओम। ऐसे आपको सभी की रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देन आफ्टर आपको 4 एम्पियर करंट दे रखा है और पोटेंशियल आपको दे रखा है 78.80 वोल्ट। तो R इज इक्वल टू 78.8 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 19.7 ओम। ओके, देन आफ्टर आपको 5 एम्पियर दे रखा है और पोटेंशियल की वैल्यू 98.6 वोल्ट। सो दैट R इज इक्वल्स टू 98.6 अपॉन 5 एम्पियर इज इक्वल्स टू 19.72 ओम। देन आफ्टर 6 एम्पियर और 118.5 वोल्ट इज इक्वल्स टू 118.5 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 19.75 ओम। देन आफ्टर 7 एम्पियर and 138.20 volt, so that R is equals to 138.2 upon 7 is equals to 19.74 ohm. Then after 8 ampere or 158.0 volt, so R is equals to 158 upon 8 is equals to 19.75 ओम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी का रिजल्ट आप देख सकते हो। देखिए 19.7, 19.67, 19 तो सब में है और सभी की वैल्यू किसके नियर है, 7 के नियर है। तो एवरेज आपका रेजिस्टेंस क्या फाइंड आउट होगा, एवरेज आपका रेजिस्टेंस 19.7 फाइंड आउट होगा। ठीक है, ओके, तो ये आपका इसके जो ऑब्जर्वेशन आप देख रहे हो तो ये क्या कर रही है, ओम्स लॉ का ओबे कर रही है, इतना ज़्यादा आपका डिफरेंस नहीं मिल रहा है। ठीक है,
तो आपका जो मीन्स के एलॉय है वो एलॉय क्या होगा, ओम्स लॉ का मीन्स के ओम्स लॉ को फॉलो वो करेगा, ठीक है। इसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं आता है। और एलॉय की करेक्टरिस्टिक में आप जान सके हैं कि भाई जब हम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो एलॉय का जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, इट इज़ द रिमेन सेम, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एक प्रैक्टिकल लैब में और स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए। टेक्सटुअल इरिटेशन नंबर 3.18, टेक्सटुअल इरिटेशन नंबर 3.18 ये पूरे का पूरा हम इसके थियोरी के बेस पे ही है। तो फर्स्ट आपको क्या दे रखा है कि आंसर द फ्लोइंग द क्वेश्चन, आपको इसमें फर्स्ट आपको दे रखा है अ स्टेडी करंट फ्लोइंग द मेटालिक कंडक्टर ऑफ अ न्यू नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मीन्स का नॉन यूनिफॉर्म का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। विच ऑफ द दिस क्वांटिटी इज अ कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दे रखा है करंट। तो करंट क्या होती है, बेसिक अमाउंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज अ फ्लो पर यूनिट टाइम, इट इज नॉन एज अ करंट। तो करंट मीन्स के एक अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल की वजह पे वो डिपेंडेंट है। तो आपका जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो क्या वो कहती है कि भाई आपका चार्ज ओनली फॉर क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो आपकी करंट क्या रहेगी यहाँ पे, मीन्स के सेम रहेगी। बट करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। करंट डेंसिटी का इक्वेशन क्या होता है, J इज इक्वल टू I अपॉन A, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर एरिया वेक्टर हम चेंज करेंगे तो हमारी डेंसिटी भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, इसलिए करंट डेंसिटी आपकी चेंज होगी। देन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी चेंज होगी, क्यों, क्योंकि करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशनशिप आप जानते हो, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड करंट डेंसिटी के वैल्यू पे डिपेंडेंट है, इसलिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, चेंज होगी। देन आफ्टर ड्रिफ्ट स्पीड, ओके, तो ड्रिफ्ट स्पीड करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशनशिप आप जानते हो, I इज इक्वल टू NEA VD। तो इसमें से VD इज इक्वल टू क्या आएगा, I अपॉन NEA आएगा, तो वो भी एक एरिया पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका मीन्स के चेंजेस होगा, नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए आपकी ड्रिफ्ट स्पीड भी क्या होगी, चेंज होगी। Second, is Ohm's law is a universally applicable for all the conducting element? If not, give the example of the element which do not obey the Ohm's law. कि भाई Ohm's law है कि वो universally applicable है, no. Ohm's law is not universally applicable for the all conducting element because non-ohmic element like the semiconductor device is do not obey the Ohm's law and like this PN junction diode। वो सभी का आपने ग्राफ देखा था, वो ग्राफ आपका लीनियर नहीं मिल रहा था, किसके किसका ग्राफ, V वर्सेस I का ग्राफ आपने देखा था, वो ग्राफ आपको लीनियर नहीं मिल रहा था। जो आपका ग्राफ लीनियर मिलेगा तो आप बोल सकते हो भाई ओम्स लॉ का ओबे कर रहा है, बट सेमीकंडक्टर का ग्राफ लीनियर नहीं था और पीएन जंक्शन डायोड का भी ग्राफ लीनियर नहीं था। और ध्यान रखना आपने तीसरा भी देखा था, वो था ट्यूनल डायोड। ओके, सी देखिए, अ लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच वन एंड्स हाई करंट मस्ट हैव वेरी लो रेजिस्टेंस, वाई, बिकॉज के भाई करंट की जो आपकी इक्वेशन आती है वो क्या आती है, I इज इक्वल टू आप P अपॉन R लिख सकते हो, इसलिए आपको पोटेंशियल की वैल्यू कम है तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या रखना पड़ेगा, बहुत कम रखना पड़ेगा, ठीक है, तब आप करंट की वैल्यू मैक्सिमम कर सकते हो। देन आपने डी देखिए, हाई टेंशन द सप्लाई ऑफ से 6 किलोवाट मस्ट हैव द वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस, वाई, because is R is not very large, then the electric current draw from the high tension should be the very high, beyond the safety the limit may be the proof fatal, thus the high tension supply the internal resistance should be the high, ठीक है, क्योंकि इसमें से हाई करंट पास आउट हो जाएगी, कैसे, ये I इज इक्वल टू V अपॉन R से, ठीक है। इसमें से जो हाई करंट पास आउट होती है, इसलिए सेफ्टी के रिस्पॉन्स के लिए आप क्या कर सकते हो, एक हाई रेजिस्टेंस आप प्रोवाइड कर सकते हो। टेक्सटुअल एजुकेशन नंबर 3.19, ये जो 3.19 है वो भी आपका एक थियरी का बेस का ही मिसके है। देखिए कि भाई चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो फर्स्ट आपको दे रखा है, अलॉयज ऑफ द मेटल्स यूजुअली हैव द ग्रेटर और लेस रेजिस्टिविटी देन दैट ऑफ द देयर कंस्टिट्यूट मेटल्स। तो कंस्टिट्यूट मेटल के रिस्पेक्ट में आपकी जो एलॉय की रेजिस्टिविटी होगी वो ग्रेटर होगी, और इसमें आंसर आएगा ग्रेटर। देन आफ्टर बी देखिए, बी में आपको क्या दे रखा है, alloy they usually have much lower and higher the temperature coefficient of the resistivity than the pure metal।
तो एलॉय का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो प्योर मेटल के कंपैरिजन में लो होता है। नेक्स्ट देखिए सी, द रेजिस्टिविटी ऑफ द एलॉय मैग्नीशियम इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट और इंक्रीज द रेपिडली विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय की कोई चेंजेस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर से वो इंडिपेंडेंट है। ख्याल है, तो वो टेम्परेचर से क्या है, इंडिपेंडेंट, तो उसका आंसर क्या आएगा, इंडिपेंडेंट आएगा। देन आप डी देखिए, द रेजिस्टिविटी ऑफ द टिपिकल इंसुलेटर is greater than metal by the factor of the order 10⁻22 divided by 10⁻3। the resistivity of the typical insulator is greater than, आपकी क्या आएगी भाई, ग्रेटर देन आएगी। ठीक है, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी ग्रेटर होती है मेटल के कंपैरिजन में, कितना टाइम्स, 10⁻22 टाइम्स। ओके, टेक्स्ट वेरिफिकेशन नंबर 3.20, इसमें आपको फर्स्ट दे रखा है, गिव एन रजिस्टर, ईच ऑफ द रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर, हाउ मच विल यू कंबाइन देन टू गेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपको कब मिलेगा, जब सभी सारा रेजिस्टेंस में हमने सीरीज में कनेक्टेड कर देते हैं तब हमको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है। देन पे मिनिमम रेजिस्टेंस हमको कब मिलेगा, जब हम उसको पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तब हमको मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका इक्विवेलेंट हमको क्या मिलता है, 1/r = 1/r1 + 1/r2 मिलता है। ठीक है, ओके। तो मैक्सिमम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सीरीज में कनेक्शन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले 3.20 और मैक्सिमम इसमें से ए, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो इसमें आपका क्या फाइंड आउट होगा, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू, उसका इक्वेशन आता है एन इंटू आर, क्योंकि आपका सभी उसका कॉमन इक्वेशन क्या आता है, R1 + R2 + R3, और सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। ऐसा आपके पास एन रेजिस्टेंस है तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, NR बनेगा। ठीक है, देन आफ्टर मिनिमम रेजिस्टेंस इन पैरेलल, दिस इज अ सीरीज, दिस इज अ पैरेलल। तो पैरेलल में क्या आती है, 1/r = 1/r2 R3 ऐसा आता है। ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, R/n लिख देते हैं। देन आपको रेशियो कैसे फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम टू मिनिमम, मिस के RS/RP। तो RS = NR, RP = R/n, RR इज कैंसल, सो दैट दिस रेशियो इज n²। तो आपका आंसर क्या आएगा, n² आपका आंसर आता है। ठीक है, और दूसरा देखिए, गिव द रेजिस्टेंस ऑफ द 1 ohm 2 ohm 3 ohm, हाउ विल यू द कंबाइन देन टू गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको दे रखा है। पहले तो मैं ये जो रेजिस्टेंस आपको दे रखा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 ohm 2 ohm 3 ohm, और उसका इक्विवेलेंट आपको फर्स्ट दे रखा है 11/3 ohm। देन आपको नेक्स्ट आपको दे रखा है 11/5 ohm। देन आपको थर्ड आपको दे रखा है 6 ohm, और 4 आपको दे रखा है 6/11 ohm। ये आपको इक्विवेलेंट दे रखा है। आपके पास 3 रेजिस्टेंस है तो आपको बताना है कि भाई इन तीनों में से आपने कैसे कनेक्शन किया तो उसका इक्विवेलेंट 11/3 आता है। ठीक है, आपको यहाँ पे रिवर्स में आपको पूछा है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपका पैरेलल कनेक्शन का करते हो आप पैरेलल कनेक्शन, तो पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट आपको क्या मिलता है, 1/r = 1/r1 + 1/r2। तो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट बताना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे आपका 3 है अवेलेबल, तो 3 कैसे आएगा कि भाई 1 + हम 2 करेंगे तब हमको 3 मिलता है, और डिवाइड में 3 कब मिलता है, जब ये दोनों कैसे हो, पैरेलल कनेक्शन में हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट की मैं फिगर में ड्रॉ करता हूँ। देखिए एक रेजिस्टेंस आपको ऐसे दे रखा है और दूसरा रेजिस्टेंस आपको ऐसे दे रखा है, दोनों रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में है। एक कौन कौन सा पैरेलल में होगा, 1 और 2। देन आफ्टर तीसरा यहाँ पे होगा, दिस इज अ 3 ohm रेजिस्टेंस। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आएगा, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे कि भाई 1 × 2/1 + 2, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3। तो 2/3 + 3 टोटल इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट आपको फाइंड आउट करनी है तो 2/3 + 3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 × 3 = क्या हो जाएगा, 9, 9 + 2 = 11, तो 11/3 ohm हो गया। चला ये आपको कैसे मैंने फाइंड आउट कर लिया ऐसा।
कि भाई आपको डिवाइड में 3 दे रखा है तो आपको मालूम होना चाहिए, ऐसा आपको दिमाग लगाना है कि भाई डिवाइड में 3 कब आएगा, कि भाई हमारा 1 और 2 जब हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तब। ऐसा दूसरा देखिए कि भाई डिवाइड में क्या आ रही है 5, तो 5 कैसे आएगी कि भाई ये 2 और 3 हमारा क्या होगा पैरेलल कनेक्शन, और उसके साथ हमारा 1 क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेकंड की मैं फिगर ड्रॉ करना चाहता हूँ। देखिए ऐसी फिगर आप क्या आएगी, बट यहाँ पे क्या होगा 3 और 2 और यहाँ पे होगा 1, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आपको क्या मिल सकती है 3 इंटू 2/3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6/5, और आर इक्विवेलेंट आपको क्या मिलेगी 6/5 प्लस 1, सो दैट 5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 11/5। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा भाई 2 और 3 इज ए पैरेलल कनेक्शन एंड 1 इज अ सीरीज कनेक्शन। ओके, थर्ड देखिए, थर्ड का आंसर क्या है 6 ओम। तो 6 ओम कैसे आएगा भाई, ये तीनों हमने कैसे कनेक्ट कर दिया सीरीज में, ये तीनों हम जब सीरीज में कनेक्शन कर देंगे तब उसका आंसर हमको 6 फाइंड आउट होगा। दिस इज 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम इज इक्वल्स टू 6 ओम। ओके, देन आफ्टर फोर्थ देखिए कि भाई 6/11, तो 6/11 कब आएगा, ये तीनों को हमने कैसे लगा दिया पैरेलल में, 1 2 और 3, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पे 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 1/r, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हम एलसीएम कितना लेंगे 6, तो 6 प्लस 3 प्लस 2, तो 6 प्लस 3 इज 9 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 11, तो आपका आंसर आएगा 11/6, बट उसका इन्वर्स करना है, सो दैट आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 6/11। ख्याल आया आपको, तो ऐसे आपने चार कंडीशन की, आपने उसकी कंडीशन आपने फाइंड आउट कर लिया कि भाई फर्स्ट कंडीशन में 1 और 2 ओम रेजिस्टेंस इज अ पैरेलल और 3 ओम रेजिस्टेंस इज अ सीरीज, और सेकंड कंडीशन में 3 और 2 इज पैरेलल एंड 1 इज अ सीरीज, और थर्ड कंडीशन में तीनों सीरीज, और लास्ट कंडीशन में तीनों पैरेलल। ओके, देन आप सी देखिए, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोइंग फिगर। ओके, मैं यहाँ पे मैं फिगर में ड्रॉ कर लेता हूँ, आपको एक फिगर दे रखी है सी वाली क्वेश्चन में। ये सब 2 टर्मिनल है और सभी की वैल्यू 1 ओम है। ठीक है, ये मैंने एक मिस के सर्किट मैंने कंसिडर कर लिया, तो वो 1 सर्किट है, तो 1 सर्किट हमारी कैसी हो गई कि देखिए यहाँ पे 1 और 1 ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2, 1 और 1, सो दैट 2। मैं यहाँ पे एक ही में ड्रॉ करता हूँ, देखिए वापस मैं यहाँ पे एक में ड्रॉ कर लेता हूँ। वन 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 एंड 1। ठीक है, तो पहले तो ये वेस्टर्न डिश की सर्किट हो गई, बस बीच में आपको एक गैल्वेनोमीटर नहीं दे रखा है। ओके, तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा कि भाई 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2 और 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आपको फाइंड आउट होगा 2, और इन दोनों का इक्विवेलेंट आपको फाइंड आउट होगा 2, और 2 दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का इक्विवेलेंट क्या आता है, अगर आपको 2 रेजिस्टेंस दे रखा है और दोनों की वैल्यू सेम है तो हाफ हो जाएगा। बट मैं यहाँ पे आपको मैं फाइंड आउट करके देता हूँ, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2/2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4/4 इज इक्वल्स टू 1। ऐसा आपके पास कितना है 1 2 3 4 अवेलेबल है, तो आपको टोटल आर इक्विवेलेंट कितना फाइंड आउट हो जाएगा 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4 ओम। चला है आपको, तो ये आपको क्या फाइंड आउट हो गया मिस्टर, आपका टोटल इक्विवेलेंट आपको मिल गया। और सॉरी, आपको यहाँ पे 1 1 नहीं दे रखा है, बट यहाँ पे आपको 2 2 दे रखा है, सॉरी यहाँ पे भी आपको 2 2 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 + 2 इज इक्वल टू 4, तो 4 और 2 का आपको फाइंड आउट करना है ना, तो 4 और 2 का आप फाइंड आउट कीजिए, तो 2 इंटू 4/2 प्लस 4 इज इक्वल टू 8/6, तो 8/6 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4/3 होगा। ठीक है, 4/3 ये 1 का फाइंड आउट होगा R1, तो ऐसा आपके पास कितना है 4 है, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू R1,
सो दैट 4 इंटू 4/3 16/3 ओम। ये आपका इक्विवेलेंट आपका फाइंड आउट हो गया, ठीक है। और इसी में आपको एक दूसरी भी फिगर आपको दे रखी है। ओके, इसमें आपको देखे कि भाई यहाँ पे एक आपका टर्मिनल है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है दिस आर, यहाँ से दूसरा रेजिस्टेंस अवेलेबल है, उसकी भी वैल्यू आर ही है, यहाँ से एक तीसरा रेजिस्टेंस अवेलेबल है, उसकी भी वैल्यू आर ही है, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है, और देन आफ्टर यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस अवेलेबल है और एक दूसरा टर्मिनल हो गया। सपोज क्या दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज अ नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको डायरेक्ट मिला बट इसको नहीं मिला, इसको नहीं मिला, इसको भी नहीं मिला और इसको भी नहीं मिला, तो 5 आपका क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 5R मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज योर आंसर।